अच्छा जी, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट। ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें करेक्टेड प्रॉफिट एंड करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का बोला जाता है। सो दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2015, पेपर 2 वेरिएंट 2। देखते हैं सवाल के अंदर क्या कहता है। सो द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of Francis Flintoff at 31st December 2014। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 254,000 के। नॉन करंट एसेट में प्रीमिसेस एट वैल्यूएशन 254,000 का है। ऑफिस इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू 74,500 का है। मोटर व्हीकल्स एट बुक वैल्यूज 40,500 का है। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 14,800 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, और टोटल एसेट्स की वर्थ गिवन है 4,63,600 की। आफ्टर टोटल एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं, जिसमें ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 348,200 का है। प्रॉफिट फॉर ईयर हमें 53,400 का हुआ है। और क्लोजिंग कैपिटल अल्टीमेटली हमारे पास 4,01,600 का आ गया। फिर आगे कहता है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो आशिर? जी जी, मैं कह रहा हूँ जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्री पेमेंट्स थी तो इधर कैश एंड कैश हाँ इक्विवेलेंट्स में हाँ। आता। नहीं नहीं नहीं, प्री पेमेंट इस सवाल के अंदर गिवन नहीं है। अगर होती तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल के नीचे लिखा हुआ होता, या अदर रिसीवेबल्स के नाम से लिखा हुआ होता, या प्री पेमेंट्स के नाम से ही लिखा हुआ होता। नॉन करंट लाइबिलिटी कैश जिसमें हमने एक इक्विवेलेंट लोन नहीं लिया होता हुआ है। वो। नहीं नहीं, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कैश इक्विवेलेंट यानी कि अच्छा, गोल्ड वगैरह बैंक में पड़ा हुआ पैसा, उसके उसके तो कैश बराबर कैश में एंड चेंज कैश हो सकता इक्विवेलेंट। कैश में इजीली फॉरेन फॉरेन चेंज हो जाए। है। अच्छा। अच्छा जी, फिर आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है 6% लोन रिपेबल 2021 में आपने रीपे करना है। ये 6% उसका इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपने 24,000 का बैंक से लोन लिया हुआ है, 6% उसका पर एनम इंटरेस्ट है जो कि आपको पे करना है। एंड करंट लाइबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल को $38,000 देना है। आगे फिर टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज हमारे पास 463,600 का गिवन है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमसे कहता है गुड्स which were included in the inventory at their cost price of 1900। this is a very repeated transaction, तो उसको समझिएगा। क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? कह रहा है कि goods which were included in the inventory at their cost of 1900 had been damaged। goods जिनकी कॉस्ट 1900 है और वो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड भी है, जो ऊपर हमें इन्वेंट्री यहाँ पे दी हुई है ना 65,600 की, उसके अंदर कहता है 1900 की इन्वेंट्री ऐसी इंक्लूडेड है जो कि डैमेज हो गई है एंड कुड ओनली बी सोल्ड फॉर $360। तो इसके लिए एक रूल है जो कि हम, ये आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर अभी के अभी मेंशन करना है मेरे साथ। इस रूल को हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री का रूल है ये बेसिकली। तो आप इसको एक हेडिंग डाल लो इन्वेंट्री रूल के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इन्वेंट्री रूल क्या है भाई? इन्वेंट्री रूल ये है कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री मस्ट बी इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड। इन्वेंट्री शुड बी, लिख लेते हैं, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, एट लोअर ऑफ कॉस्ट और तो एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब। आ रहा हूँ बेटा उस बात पे। वेयर एनआरवी इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी कैलकुलेट कैसे होती है? एनआरवी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स, एसोसिएटेड टू सेल द गुड्स। अच्छा जी, जो रूल है वो है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो आपने जो बोला ना लोअर ऑफ का क्या मतलब, लोअर ऑफ का मतलब होता है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, दूसरी इन्वेंट्री की एनआरवी होगी। आपने इन्वेंट्री को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इन दोनों में से जो सी भी अमाउंट लोअर है, अगर तो कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे वैल्यू करना है, अगर तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम आ रही है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आपने उसको इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हमारे पास गिवन है, उस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट $1900 है,
यानी कि 65,600 के अंदर कुछ ऐसे गुड्स इंक्लूडेड है जिनकी कॉस्ट $1900 है, लेकिन दे कुड ओनली बी सोल्ड फॉर $360। कह रहा है कि लेकिन अगर उसको मार्केट में बेचने जाओ तो कोई आपको उसके $360 से ज्यादा नहीं देगा। तो अगर मैं इसी सवाल को लेके चलूं तो इस सवाल में जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कितनी गिवन है, 1900 गिवन है। और जो एनआरवी है, एनआरवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोई कॉस्ट गिवन नहीं है, उसने ऐसी कोई बात नहीं की भी कि भाई आप 360 का बेच सकते हो, गिवन दैट कि आप $50 के इसके ऊपर कोई काम कराओ, या लेट से आप $360 का बेच सकते हो अगर आप $20 किसी कमीशन एज अ कमीशन किसी एजेंट को दो। अगर इस तरीके की कोई कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट अगर गिवन होती तो उसको मैं माइनस करा लेता, लेकिन इस केस में सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी, 360। इट कुड ओनली बी सोल्ड फॉर 360, तो सेलिंग प्राइस 360 हो गई। कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल दैट प्रोडक्ट कोई गिवन नहीं है तो उसको मैं जीरो कंसीडर करूंगा, विच गिव्स मी द एनआरबी एज 360। अब एज पर द रूल क्या है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, यानी कि इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट है उसके ऊपर इन्वेंट्री को वैल्यू करो। तो यहाँ पे हमारे पास कम अमाउंट कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 1900 और 360 को कंपेयर करूं तो 1900 इज ग्रेटर देन 360, जिसका मतलब क्या बना, जिसका मतलब बना कि ये जो गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट 1900 है दे शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी। तो अब करूंगा क्या मैं, अब मैं ये करूंगा कि मैंने देखा था कि भाई 65,600 की जो टोटल इन्वेंट्री है उसके अंदर 1900 के गुड्स कॉस्ट पे इंक्लूडेड है। तो अगर मैं 65,600 माइनस 1900 करूं तो ये बन जाएगा 63,700। 65,600 माइनस 65,600 माइनस 1900, क्यों सर माइनस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भाई ये इन्वेंट्री कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि अपनी कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है, जबकि इनको अपनी एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए था, बिकॉज एज पर द इन्वेंट्री रूल इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड और शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो क्योंकि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 360 है विच इज लोअर देन द कॉस्ट, तो अब मैं उस टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो कि 65,600 की गिवन थी उसमें से इसकी कॉस्ट को माइनस करूंगा। I'll get what? I'll get 63,700। और अब मैं इस गुड को किस पे वैल्यू करूंगा, जो एनआरवी थी जिसके ऊपर इसको वैल्यू होना चाहिए था उसके ऊपर वैल्यू करूंगा। तो मैं कहूंगा 63,700 प्लस ये जो गुड्स हैं ये किस पे वैल्यू करो, एनआरवी पे वैल्यू करो विच इज 360। तो 63,700 प्लस 360 दैट विल गिव मी 64,060। दिस विल गिव मी 64,060 और ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो अमाउंट है जो कि मैं अपनी करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिखूंगा। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इस क्लोजिंग इन्वेंट्री, पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की रिकॉर्डेड थी, 65,600 की, अब कितने की रिकॉर्डेड है, 64,060। तो क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री के कम होने की वजह से प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा, ये बता दे। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं कह रहा हूँ कम हुई है, पहले आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्डेड थी 65,600 पे, अब आपने जब उसको ठीक किया तो वो रिकॉर्ड हो गई 64,060 पे। मेरा सवाल ये है कि क्या जितने भी अमाउंट से डिडक्शन आई है, कितनी अमाउंट से डिडक्शन आई है, 1540 से डिडक्शन आई है, प्लीज चेक कर लिएगा, 1540 ही है ना, जी 65,600, 1540 से जो डिडक्शन आई है, मैं पूछ रहा हूँ कि 1540 से जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री आया है, क्या इस डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से कोई प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। डिक्रीज क्या आएगा, बढ़ कम हो जाएगा जाए। प्रॉफिट, कम हो जाएगा, ये किसने कहा, आशन ने कहा। जी जी। आशिष तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया आपने, सच सच हम्म, बताना, मुझे तो नहीं लगता कि यार इतनी जल्दी तुमने जवाब दिया, मैं मान ही नहीं सकता तुमने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, इतना तेज तो नहीं है तुम्हारा दिमाग। एसेट्स कम हो गए जो एसिड्स कम उनके, हो गए, ठीक है आगे। बस। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, एसिड से प्रॉफिट की क्या लॉजिक है, ये बता दो। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस में अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम होगी। बिल्कुल, तो आपकी क्या कम होगी निहाल, क्या कम होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कम होगा, ठीक है सही है तुमने नहीं, सही कहा, बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, यही तो बात है, किसी को बोला था कि इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करके आओ, अब देखो अब भाई इनकम स्टेटमेंट बैठ के मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं बेसिक सी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस
क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, बाकी सारी भी चीजें आती हैं लेकिन मैं अभी डाल नहीं रहा। और क्या आपके पास निकल के आ जाती थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाती थी। अगर मैं इसके लिए अब आपसे बात करूं, और फिर हम उसको सेल्स में से जाहिर सी बात है माइनस कराते थे, सेल्स यहाँ पे होती थी, और सेल्स में से हम हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इसको माइनस कराते थे, और हमारे पास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता। अब आप देखो, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लिख सकता हूँ ये चीज, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ इस सर फॉर्मेट ओ को, आई क्या है? ये ओ पूरी आई क्या चीज चीज़ है? ओपनिंग इन्वेंट्री एंड सी आई इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इस पी यू फॉर्मेट आर में क्या लिख, पी यू आर परचेजेस है, है? अच्छा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सर सकते। हाँ बोलो भाई, नहीं नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते। लिख सकता हूँ ना। तो अब आपके सर पास लेकिन जब ये, लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ ये लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ, लिखा हुआ है देखो। वो तो बेटा यही बात हो गई ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ रहा है। हाँ। तो फिर क्या एक ही बात हो गई ना, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करो तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ रहा है ना, और कैसे निकल के आ रहा है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हाँ। वो वो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी छोड़ दो, अभी वो तरह डिटेल फॉर्मेट में नहीं, अभी बेसिक फॉर्मेट में सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा? हाँ निकल गया। निकल के आएगा। इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री हाँ प्लस हाँ हाँ परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हाँ। यहाँ पे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रहा है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रहा है तो इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपसी में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ जाना है, और कॉस्ट ऑफ सेल अगर बढ़ जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपने जो यहाँ पे रिलेशनशिप याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है, लेकिन अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ जाना है, और कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट ने कम हो जाना है। सो क्लोजिंग अच्छा, हम ये इन्वेंट्री कह एंड कॉस्ट सकते ऑफ हैं सेल। लाइक जब हम्म, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने अंडरस्टेट की है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपने अपना सेल रेवेन्यू भी जो सेल्स हैं वो भी अंडरस्टेट किए हैं। नहीं नहीं तो नहीं, जब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट की है तो उसका लाजमी ये मतलब नहीं है कि आपने सेल्स भी अंडरस्टेट करी हुई हो। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री अब यहाँ पे जैसे ही आपने कम किया, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट सर आपने नीचे सेल्स भी जा रहा है। लिखा है, कॉस्ट भी लिखा है। कहाँ सेल्स भी लिखा है कॉस्ट भी लिखा है? ये तो बेटा ये लिखा है ना, वो तो मैं समझाने के लिए फॉर्मेट लिखा है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल का ये पूरा फॉर्मेट है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर आ गई। अब इसमें से सेल्स की फिगर को जब कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस कराओगे, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ये बात लिखी हुई है। सही, अब समझ। तो कॉस्ट ऑफ सेल बराबर थी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे इस केस में कम हुई है 1540 से, क्लोजिंग इन्वेंट्री के कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद होना चाहिए। देन ये पहला एरर हो गया, ठीक है भाई। पहले एरर के बाद आपके पास सेकंड उसमें कहता है इंटरेस्ट एट 6% हैड नॉट बीन पेड ऑन द लोन, नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर दिस। कहता है आपने जो लोन लिया हुआ उस पर 6% का इंटरेस्ट है, वो आपने अभी तक पे नहीं किया है, और उसके लिए कोई आपने एंट्री भी नहीं बनाई है। तो हम बना लेते हैं एंट्री भाई। 24,000 का 6%, कितना लोन बना? 24,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना? जी 1440। बताइए। 1440। ये अनपेड है। अनपेड होने से क्या मतलब है भाई कि आपने सर्विस यूटिलाइज कर ली है। जो लोन लिया है, यानी कि लोन क्या है, लोन इज अ सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, कि आपने पैसे लिया हुआ है बैंक से, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी। एंड आपने फैसिलिटी लेने के बाद जो उसका खर्चा था, जो उसका इंटरेस्ट था, वो अभी तक पे नहीं किया है। तो अगर आपने खर्चा इंकर कर दिया, यानी फैसिलिटी ले लिया और उसका खर्चा इंकर हो चुका है,
और आपने अभी तक जो उसकी जो कॉस्ट है उस फैसिलिटी की वो पे नहीं की है, सो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अक्रूड एक्सपेंस, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा अदर पेबल है। अदर पेबल क्यों है भाई? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी बंदे को अमाउंट पे करनी है जो कि हमने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर नहीं करी हुई, जिसके बदले की सर्विसेज हम ले चुके हैं, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन, या इस केस में जो बैंक है, दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अदर पेबल, क्योंकि उसको हमें वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं है, ये बता दें आप मुझे। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है या नहीं है? जो लोन के एक्सपेंस। ऊपर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, एक्सपेंस है कि नहीं है निहाल? है। एक्सपेंस है। अभी आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट 1440 से कम हो जाएंगे। इंक्रीज हो। और आपकी जो लाइबिलिटी है, क्योंकि ये 1440 आपने पे नहीं किया अभी तक, क्योंकि आपने पे नहीं किया है, तो आप अपनी लाइबिलिटी के अंदर भी इसको शो करोगे। लाइबिलिटी आपकी जो है, करंट लाइबिलिटी जो आपकी है, वो बढ़ जाएगी कितने से, 1440 से, करंट लाइबिलिटी। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2। ये थी एडजस्टमेंट नंबर चलो 1। इंटरेस्ट है तो उसकी वजह से प्रॉफिट है तो नॉन करंट नहीं होना चाहिए। क्यों नॉन करंट क्यों होगा बेटा, आपने विद इन ईयर पे करना है ना। करंट लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि आपने अब तो खर्चा इंकर कर दिया, आपने को तो चाहिए था आप पे कर चुके होते, आपने पे नहीं किया है, तो आज सून एज पॉसिबल आपने पे करना है। नॉन करंट पे तो वो तब ज्यादा जब आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता पे करने के लिए। इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना होता है, प्रिंसिपल आप को पे करने के लिए आपके पास टाइम होता है 5 साल 7 साल, जितने भी टाइम पीरियड का आपने लिया हुआ है लोन। लेकिन इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना होता है। अगर आप नहीं पे कर रहे, तो जितनी भी अमाउंट आपने इंक्रीज पे हो। नहीं करी है, दैट वुड बी करंट लायबिलिटी। अच्छा, फिर ये ट्रांजैक्शन नंबर, इसमें लोन की जो है वो सेपरेट हेडिंग बनेगी, सेपरेट आएगा स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो इंटरेस्ट है वो सेपरेट आएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट आपकी करंट लायबिलिटी हो गया ना, उसको आप बैंक इंटरेस्ट के नाम से नहीं, आप उसको इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से या तो रिकॉर्ड करोगे, या अदर पेबल के नाम से भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आगे अच्छा, और जो एडजस्टमेंट नंबर, इंटरेस्ट है वो आप उस इनकम उसमें आएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। और जो आपका वो है इंटरेस्ट है वो करंट लायबिलिटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो एक्सपेंस तो है ही है ना। एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस तो दिखाओगे दिखाओगे, और क्योंकि अभी तक पे नहीं किया है, तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी भी है, करंट लाइबिलिटी भी है, तो इस वजह से करंट लाइबिलिटी में आएगा। और जो 24,000 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुमने एक्चुअल में लोन लिया है, तो तुम्हें 2021 में रीपे करना है, तो क्योंकि उसको रीपे करने के लिए मोर देन ईयर है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी में एसओएफपी के फिर अंदर हम आएगा। इनकम स्टेटमेंट में उसे कहीं भी लिख सकते नहीं, एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखोगे ना, कहीं भी नहीं लिखोगे, जो एक्सपेंसेस का सेक्शन है उसमें लिखोगे ना, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। हैं। अच्छा। अच्छा जी, फिर आगे थर्ड में कहता है इंश्योरेंस कॉस्टिंग 12,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 हैड नॉट बीन पेड एंड हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। कहता है कि भाई 12,000 की इंश्योरेंस थी, जिसने एंड होना था कब, इसने एंड होना था 30 सितंबर 2015 को, और ये पूरे साल की है 12,000 फॉर द ईयर, और इसने एंड होना था 30 सितंबर 2015 को। कहता है कि ये आपने अभी तक पे नहीं की है, और ये कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या है, कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट से ओमिट हुई हुई है। तो अब जरा देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 दिसंबर 2014 को खत्म हो गया, और ये इंश्योरेंस कब तक के लिए है, ये इंश्योरेंस एंड हो रही है 30 सितंबर 2015 के लिए। यानी कि जो एडजस्टमेंट नंबर 3 की ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है, अगर ये खत्म 30 सितंबर 2015 को हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, पूरे साल की है, तो मैं कह सकता हूँ ये 1 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ होगा। कह सकता हूँ नहीं कह सकता? अगर ये कह रहा है आपके पास कि भाई आपकी जो इंश्योरेंस है कॉस्टिंग 12,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, यानी कि खत्म ये साल भर की इंश्योरेंस 30 सितंबर 2015 को हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है कि मैंने इंश्योरेंस जिस दिन करवाई होगी, वो स्टार्टिंग डेट मैं कह रहा हूँ नहीं, 1 अक्टूबर ये दो ईयरली हजार इंश्योरेंस चौदह है। है। हाँ तो उसने लिखा हुआ है ना 12,000 फॉर द ईयर, अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है इंश्योरेंस कॉस्टिंग 12,000 फॉर द ईयर सर मगर एंडेड 30 सितंबर 2015। जी क्या कह रहे हो? मतलब पहले से भी तो हो सकती है इंश्योरेंस। क्या पहले से हो 10 सकती है यार, वो खुद साल इतना से। बड़ा बड़ा कह रहा है कि आपने इंश्योरेंस 12,000 की कॉस्टिंग ली है जो कि 30 सितंबर 2015 को खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है अगर एक इंश्योरेंस एक पूरे साल का खर्चा है जो कि खत्म 30 सितंबर 2015 को होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी,
मैं अगर आज कोई एक सर्विस ले लेता हूँ पूरे साल के लिए, तो आज है 1 जनवरी, लाइक से 12 बजे के बाद मैं अभी 5 मिनट बाद ले लूँ 1 जनवरी, और मैं कहता हूँ कि इसकी एंडिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग डेट तो 1 जनवरी होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने लाइक से एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की 1 जनवरी को मैंने सर्विस पूरे साल की सब्सक्रिप्शन ले ली और साल के एंड में पेमेंट करनी है, और मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। तो मैं अब स्टार्टिंग डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर पीछे एक पूरा साल पीछे जाओ तो 1 जनवरी 2025 बनेगी। तो दैट इज इट। यहाँ पे अगर कह रहे हैं इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड खत्म 30 सितंबर 2015 को हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस स्टार्ट कब हुई होगी, 1 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई होगी। ये कोई मुश्किल बात है समझने के लिए क्या? नहीं नहीं। निहाल बात समझ आई है नहीं आई है? जी जी। तो बोलो ना कि समझ आ गई है सर। 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015 की इंश्योरेंस आपने कितने की ली है, 12,000 की ली है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर 12 महीने गुजरे हैं, लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक। तो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने महीने आए होंगे, कौन बताएगा? 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015 तक की इंश्योरेंस है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा अकाउंटिंग है 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक है। 3 महीने। मेरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने इंश्योरेंस के महीने आए होंगे? आशिर ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है गलत कह रहा है? ये तो अकाउंटिंग नॉलेज भी नहीं है, ये तो बेसिक है, कैलेंडर ईयर पढ़ना आता है, तुम लोगों को नहीं आता है? हाँ हाँ। तो क्या 3 महीने सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहे। क्यों सही कह रहा है बताओ? हम्म, अपनी तरफ से बताया भी सही कह रहा है। सुन के अच्छा लगा इसलिए सही कह रहा है। भाई जो आपकी इंश्योरेंस का टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 सितंबर 2015 वाला, उसके अगर मैं मंथ जरा लिखूं तो क्या होंगे? अक्टूबर 14, नवंबर 14, दिसंबर 14, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, 3। और उसके बाद जनवरी जो 15 आएगा, वो हमारे अकाउंटिंग ईयर का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 दिसंबर 2014 को खत्म हो गया। तो क्यों के जो मेरा आपसे सवाल था, क्यों 3 महीने सही है, क्योंकि सर जो इंश्योरेंस है वो 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015 तक है, और सिर्फ इस इंश्योरेंस पीरियड के 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के 3 महीने ऐसे हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर से ओवरलैप कर रहे हैं। बाकी के जो 9 महीने हैं 1 जनवरी 2015 से लेके आगे तक 30 सितंबर 2015 तक, वो हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे। तो क्योंकि वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे, अब भले से मैंने एक सर्विस 12,000 की ले ली है, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में उस सर्विस का मैंने सिर्फ 3/12 यानी कि 12 महीने की सर्विस और 3 महीने की सर्विस सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर में यूटिलाइज की है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 3 महीने का एक्सपेंस जाएगा, यानी कि अगर टोटल एक्सपेंस उस इंश्योरेंस का 12,000 था 12 महीने के लिए, और मैंने सिर्फ राइट। 3 महीने इस अकाउंटिंग ईयर में गुजारे हैं, तो दैट वुड बिकम 3,000। तो 3,000 को मैं एज अ एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा अपने पास। अच्छा, उसने भले बोला हुआ मैंने पे ना की हो, डजेंट मैटर, अगर मुझे सर्विस मिल गई है 3 महीने के इक्विवेलेंट की जो कि $3,000 की बन रही है, तो मैं इस $3,000 को अपने पास एज अ एक्सपेंस जरूर रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, अब क्योंकि ये अनपेड है, अभी तक पे नहीं की हुई मैंने, तो और 3,000 का खर्चा भी हो चुका है, तो इसका एसओएफपी में क्या इम्पैक्ट जाएगा? 3,000 भाई आपने खर्चा कर लिया है, एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आप जो है इसको आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो पे नहीं किया हुआ तो आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। दैट्स हाउ ये वाली एडजस्टमेंट, आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 ट्रीट होनी थी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो, मैं दोबारा समझा दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को शायद समझ नहीं आई है। कोई बात ऐसी है जो इसमें समझ नहीं आई हो? सर शुरू का पार्ट नहीं समझा। शुरू का क्या हो, 3 महीने वाला पार्ट समझ नहीं आया? जी। भाई ये बात समझ आई है कि इंश्योरेंस जब उसने लिखा हुआ है कि अगर एंड तो थर्टी मतलब इंश्योरेंस सितंबर का टू ईयर अलग थाउजेंड है और अकाउंटिंग ईयर हमारा अलग है। बिल्कुल 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 बेटा। आपने अगर मैं लेट से आप देख लो ना, इंश्योरेंस को कह रहा है 30 सितंबर 2015 को एंड होगी। आपकी भाई जरूरी थोड़ी है कि आप साल की पहली तारीख को सारे खर्चे करो पूरे हाँ, तो साल उसकी वाले। 2 साल में आपको कॉस्ट मिड ईयर डिवाइड में ख्याल है, आपने मिड ईयर 2 साल में नहीं होगी, दो, हाँ, 2 अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर दो कॉस्ट डिफरेंट। डिवाइड होगी। अगर 3 महीने
बिल्कुल, अगर 3 महीने इसके पहले 2014 वाले अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं तो 3 महीने की कॉस्ट इसकी 2014 वाले अकाउंटिंग ईयर में हाँ, जाएगी, और और जो 9 बाकी मंथ्स का 9,000 है वो 2015 अकाउंटिंग सही है, सही है, वाले अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। सही है। निहाल, आपको भी क्लियर है? जी। अच्छा जी, आगे फिर बढ़ते हैं। तो आगे पार्ट 4 के अंदर हमसे डेप्रिसिएशन की बात करता है। डेप्रिसिएशन में कह रहा है कि भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 हैड बीन चार्ज करेक्टली, सही चार्ज किया है कह रहा है। द बुक कीपर हैड आल्सो एंटर्ड अ चार्ज फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन एरर। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने 2014 की तो डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की है, लेकिन 2014 की डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपने 2015 की भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी है गलती से। होगा कोई माशाल्लाह से अच्छा सा बुक कीपर। और फिर आगे कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मोटर व्हीकल्स ऑन ए 10% reducing बैलेंस बेसिस। कह रहा है कि सर आपकी ये डेप्रिसिएशन, नहीं, व्हाट शुड हैव बीन डन है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना वो एरर का वो मसला नहीं है, ये तो बेसिक, ये तो सच्ची बात बताऊं बेसिक एरर्स है, इसमें इतना कुछ आपने करना ही नहीं है, इसमें आपको बस एक्चुअल ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। क्योंकि चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, और आपको मसला नहीं है। एरर तो कोई सा भी हो, उसको ठीक करने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जो आप बात कर रहे हो ना कि हुआ हो, होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, और क्या सही किस तरीके से होगा, वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। होना ये चाहिए था कि भाई 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, हुआ ये कि 2 साल की चार्ज हुई है। तो इसको ऑब्वियसली सी बात है, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 साल की डेप्रिसिएशन को कम करना पड़ेगा जो ज्यादा चार्ज हो गई हाँ, है। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मोटर व्हीकल एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो जरा देखते हैं मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है, 74,500 आ रही है। तो अब जरा से देखिएगा कैसे होगा। ये है एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो अब मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू गिवन है, ये अब हमें पता है कि भाई ये मोटर व्हीकल की जो नेटबुक वैल्यू आई है 40,500, इसके अंदर से 1 साल की डेप्रिसिएशन ज्यादा डिडक्ट हुई है। तो मुझे अब बैकवर्ड जाना है 1 साल। अब मुझे पता है कि भाई ये 40,500 की जो नेटबुक वैल्यू आई है, ये नेटबुक वैल्यू कैसे आई होगी, ये नेटबुक वैल्यू आई है लेट एक्स। अब जरा सा समझना, देखो आपके पास होता क्या है, आपके पास, चलो उसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाता हूँ। आपके पास देखो सबसे पहले 31 दिसंबर 2014 की एक ओरिजिनल नेटबुक वैल्यू आई होगी, ठीक है। और सही। आपने क्या किया, आपने इस नेटबुक वैल्यू के ऊपर फर्दर 10% का रेट लगाया। और अब जो आपके पास 31 दिसंबर 2015 की नेटबुक वैल्यू आनी है वो आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने अगर 1 साल ज्यादा की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि आपकी नेटबुक वैल्यू भी अगले साल की आ रही है। भाई 2015 की अगर आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी, तो ऑब्वियसली सी बात है डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने का क्या मतलब है कि नेटबुक वैल्यू कम हो गई, और अगले साल की जो नेटबुक वैल्यू शो होनी थी वो अभी से शो हो रही है। तो अब काम क्या हुआ होगा जरा समझना। 31 दिसंबर 2014 की जो नेटबुक वैल्यू होगी, लेट से मैं कहता हूँ वो नेटबुक वैल्यू है कितनी, एक्स। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स। तो आपके पास जो 2014 के ऊपर क्या लगा होगा, एक्स नेटबुक वैल्यू थी, उसके ऊपर 10% लगा होगा। ये क्या आ गई, ये आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2010। कितना आ गया, 14। 0.10x। हाँ 2014, 2014 डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2014 कितना आ गया, 0.10x। और जो ओरिजिनल नेटबुक वैल्यू आनी थी, नेटबुक वैल्यू फॉर 2014 जो आनी थी, वो कितनी आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी आपके पास x, जो कि पुरानी नेटबुक वैल्यू है, माइनस जो इस साल की डेप्रिसिएशन है विच इज 0.10x, दैट वुड हैव बिकम 0.90x। यहां तक किसी को कोई मसला? मैंने सिंपली अज्यूम किया कि भाई जो 2014 के शुरू की नेटबुक वैल्यू थी वो एक्स थी, ठीक है। उसके ऊपर 10% लगेगा, डेप्रिसिएशन आई 0.10x। उसको जब आप पिछले साल यानी कि साल के शुरू की नेटबुक वैल्यू से माइनस कराओगे तो 31 दिसंबर 2014 की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आ जानी थी, जो कि 0.90x होती। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दो मुझे। नहीं। ये इस पे 10% से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्योंकि उसने मैं यहाँ पे पीछे कहा देख हुआ रहा है हूँ। ना, ठीक है। उसने ये कहा हुआ है ना कि 10% के उस पे रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस लग रहा है, इस वजह से 10% लगा है मैंने। मैं तो अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज इसने निकालूंगा। हमें हमें हाँ अगर डेप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ होता तो हाँ हम नेटबुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन चार्ज से ऐड कर लेते,
तो वो हमें स्टार्ट ईयर हाँ के हाँ स्टार्ट की वो दे हाँ देता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो इतना आसानी कर देता तो क्या ही बात थी। बिल्कुल, लेकिन काम सही कह रहे हो, अगर वो कर देता तो ऐसे करता, लेकिन अभी जो करा हुआ है उसने, उसके हिसाब से बात समझ आ रही है आपको। जी। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसने ना डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2015 भी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? उसके पास 2014 की ऑलरेडी जो है वो नेटबुक वैल्यू आई हुई थी, कितनी, 0.90x। उसने बोला इस 0.90x पे दोबारा से 10% लगा दो, जो कि बनेगा 0.09x। ये आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2015। और नेटबुक वैल्यू फॉर 2015 कितनी आएगी भाई? नेटबुक वैल्यू फॉर 2015 आपके पास आ जाएगी 0.90x, जो कि पिछले साल की नेटबुक वैल्यू थी। उसमें से इस साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज है 0.09x, वो माइनस करा दो, विच विल बी 0.81x। यहां तक अगर बात समझ आई है तो बता दो। समझ आ गई। आगे अब आप अगर देखो तो जो यहाँ पे मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू गिवन है, वो कौन सी गिवन है? ये 2014 की, भले ऊपर 2014 की डेट है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में कह दिया है कि भाई क्योंकि 2015 की डेप्रिस, उसने सिर्फ बात ही की कि 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जब 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, तो जो नेटबुक वैल्यू भी आ रही है वो किसकी आएगी? 2015 की आएगी, 2014 की आएगी? तुम लोग खुद अगर कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ये सवाल ये कह रहा है कि 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो भाई नेटबुक वैल्यू भी जो अब रिप्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? 2015 की होगी, 2014 की होगी? 15 नहीं, तीन यार। 14 क्योंकि वो एंडेड लिखा हुआ है ना। नहीं 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 15 नहीं, के। अगर डेप्रिसिएशन 15 की होगी, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज लग चुका है आपके ऊपर, उसने कह दिया है कि भाई 2015 की बुक कीपर हैज आल्सो एंटर्ड अ चार्ज फॉर मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन एरर। तो जैसे नहीं ही समझ आपने गया, डेप्रिसिएशन का चार्ज बढ़ाया, ऊपर जो बुक वाली है वो 2014 हाँ है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो लिखा है वो 2014 है, लेकिन जो एडिशन इन्फॉर्मेशन जब दे दी है तो वो इन्फॉर्मेशन सरपास हो गई है। वो बात आपकी ठीक है, मैंने इसीलिए बात वहीं से स्टार्ट की कि भले ऊपर 31 दिसंबर 2014 लिखा है, लेकिन नीचे क्योंकि उसने बात कर दी है कि 2 सालों की 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेटबुक वैल्यू भी आ रही है वो किसकी आ रही है? वो 2015 की आ रही है। सही। ठीक है, तो अब ये जो 40,500 है, दैट इज द नेटबुक वैल्यू फॉर 2015। और हमने निकाला कि भाई 2015 की नेटबुक वैल्यू किसके बराबर है? 0.81x के बराबर है। तो अब अगर मैं कहूँ कि 40,500 इज इक्वल टू 0.81x, तो किसी को मसला तो नहीं होगा? नहीं। इसको फिर मैं उधर 0.81 को उधर ले जाके डिवाइड कराऊंगा, मेरे पास x निकल के आ जाएगा। बताएं x क्या आ रहा है? 50,000। कितना? 50,000। 50,000। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, अब ये 50,000 क्या है, मुझे ये बता दो कोई। एक्स क्या था? एक्स था, मैंने देखो एक्स के ऊपर 10% लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2014 निकाला था। तो एक्स जो था बेसिकली, मैं यहाँ पे कॉस्ट। लिख भी देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कॉस तो नहीं था ना, आरबीएम मेथड है बेटा, कॉस नहीं था। लेट एक्स बी दी नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ 2014। साल 2014 के स्टार्ट में, यानी 1 जनवरी 2014 की जो नेटबुक वैल्यू थी वो एक्स थी। और उसके ऊपर फिर हमने बोला भाई 10% लगाओगे, तो 2014 की हमने निकाली थी डेप्रिसिएशन चार्ज। और उसी के ऊपर हमने जब बोला था कि भाई जब आप क्या कहते हैं फर्दर 10% लगाओगे, तो आपके पास 2015 का चार्ज और 15 की नेटबुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या आया है? दैट इज द ओपनिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ ईयर 2014। और हमें क्या चाहिए, अब जरा फोकस करिएगा, हमें चाहिए कि कितनी एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो जरा देखो, 2015 में डेप्रिसिएशन चार्ज कितना था? 0.09x था। तो मैं अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, 0.09 और x की जगह 50,000। जरा बताओ कितनी डेप्रिसिएशन 2015 की चार्ज हुई है? 50,000 इंटू 0.09
0.09 कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 2015 में? 4500। 4500। तो ये क्या था, हमने 0.09x निकाला था, दैट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2015। और सवाल में कहा हुआ है कि भाई 2015 की ही डेप्रिसिएशन एडिशनल चार्ज हुई है। जब मैंने 0.09 एक्स की जगह जो एक्स की वैल्यू निकाली है 50,000 वो रखी, तो ये 4,500 मेरे पास एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज निकल के आ गया, जो कि मैंने फजूल में 2015 का चार्ज किया हुआ है। सो दैट इज द एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2015, फॉर 2015, जो कि होना चाहिए नहीं था। अब इस चार्ज के ज्यादा होने की वजह से मसला क्या हुआ होगा, इस चार्ज के ज्यादा होने की वजह से आपके प्रॉफिट भी कम हुए हुए होंगे, तो जब मैं इसको ठीक करूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। कितने से? 4,500 से। क्योंकि भाई आपने अगर एक साल की ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है, यानी एक साल का ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, जब आप उसको ठीक करने बैठोगे तो आप डेप्रिसिएशन कम करोगे, जब एक्सपेंस कम होगा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। और सिमिलरली आपका ये जो एसेट रिकॉर्ड हुआ हुआ है इधर 40,500 का, जैसे आपने बात की कि भाई ये तो 2015 की नेटबुक वैल्यू रिकॉर्डेड है, जबकि हमें तो साल 2014 की एंडिंग नेटबुक वैल्यू चाहिए। तो 40,500 के अंदर अगर, तो जो निहाल तुमने बात करी थी सर, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज गिवन होता 2015 का, तो मैं सिंपली नेटबुक वैल्यू में ऐड कर देता ना। जी बिल्कुल, अभी भी मैं वही करूंगा। 40,500 ये हमारे पास 2015 की नेटबुक वैल्यू है, इसके अंदर जो हमारे 2015 की डेप्रिसिएशन फजूल में चार्ज की हुई है 4,500, उसको ऐड करूंगा, तो 45,000 इज द नेटबुक वैल्यू दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर मोटर व्हीकल्स एट 31 दिसंबर 2040। नेटबुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स एट 31 दिसंबर 2040। सर मतलब वो चार्ज देता तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता। क्या चार्ज? हाँ अगर देता, लेकिन वो इतना अच्छा क्यों बनेगा, इतनी लंबी वर्किंग तुमसे ना करवाए, ऐसे चार्ज दे दे, इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी है वो। 30 मार्क का सवाल है भाई ये। और अच्छा, ये बड़ा। जो ये हाँ। इसने हमें वो यहाँ दिया हुआ है, जो हम्म। डेप्रिसिए उसकी वो दी हुई है, वो नेटबुक वैल्यू कॉस्ट है? क्या बेटा ये जो 40,500 दी तो है, ये ये तो उसमें बहुत, खुद देखो ना, हाँ, ये बहुत क्लियरली चालीस कहा हजार हुआ है। पाँच सब बहुत लोग। क्लियरली कहा अच्छा, हुआ है हम इस हम्म। पे ये कर सकते थे कि दूसरे तरीके से कि हम 40,500 का 10% निकाल लेते डायरेक्ट, और वो तो तो हमें बेटा, पता चल। यू वुड बी वल्नरेबल, अगर कर सकते होते तो मैं तुम्हें करवा नहीं देता। अगर 40,500 का 10% करा के सही आंसर आता होता, तो मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाने की, मैं इजी नहीं करा देता तुम्हारी जिंदगी। नहीं क्योंकि आता। वो भी 4500 ही आता है। नहीं नहीं आता बेटा, वो 4050 आता। 40,500 का आप लगा लो 10%, वो 4050 आता, 4500 नहीं आता। right। सही कह रहा हूँ? तो जी। आपने तरीके का तो यही था कि आपने पीछे जाना था। और ये एमसीक्यूज के अंदर भी बड़ा फेवरेट सवाल है, और बच्चों से नहीं होता कि 2 साल, 1 साल की डेप्रिसिएशन आरबीएम के अंदर, एसएलएम के अंदर होता ना, बड़ा आसान हो जाता। तो तुम कहते यार डेप्रिसिएशन तो सेम ही है ना, तो तुम कहते कॉस्ट गिवन होती, तुम कहते अच्छा 1 साल की डेप्रिसिएशन ज्यादा है, सीधा कॉस्ट पे वही 10% 20% जो भी है वो लगाओ, उसको ऐड करो, आ गई नेटबुक वैल्यू, बहुत आसान जिंदगी हो जाती तुम्हारी। लेकिन आरबीएम के अंदर तो पूरी कहानी है। आपने देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया कि जो चीज सबसे शुरू में थी, मैंने कहा कि भाई 2014 की भी नेटबुक वैल्यू कब आएगी क्लोजिंग, जब आप 2014 की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू पे रेट लगाओगे। तो मैंने एक्स को क्या अज्यूम किया, मैंने लेट एक्स बी द नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ 2014 अज्यूम किया। मैंने बोला इसके ऊपर 10% लगा के जब माइनस कराओगे तो तुम्हारे पास 2014 की नेटबुक वैल्यू आ रही है, और फिर उसके ऊपर दोबारा 10% लगा के माइनस कराओगे तो 2015 की नेटबुक वैल्यू आ रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 40,500। और फिर वहां से जाके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आई कितनी, जो कि हमारे पास आई 50,000। और उस पर फिर क्योंकि ऊपर मेरा सारा काम हुआ हुआ था, तो मैंने बस सिंपली वैल्यू प्लग इन करी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी निकाला हुआ था 2015 का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है, 0.09x था। मैंने बोला कि भाई 50,000 उसकी जगह डाल दो, मेरे पास अमाउंट निकल के आ गई कि भाई क्या अमाउंट है ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2015, जो कि फजूल में एडिशनल लगा हुआ है। वंस चार्ज आ गया तो फिर तो तुम्हें पता, उसको ऐड किया, नेटबुक वैल्यू आ गई। इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है कि हमें पता है डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड था तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम हुए हुए होंगे। अब जब आप उसको ठीक करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। सर अपने ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कैसी है उसकी? बेटा मैंने इसको यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी द नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ 2014, क्योंकि देखो अगर तुम्हें 2014 की डेप्रिसिएशन चाहिए तो तुम किस वाली नेटबुक वैल्यू पे रेट लगाओगे, तुम 2013 की क्लोजिंग या जो कि ऑटोमेटिकली हाँ। 2014 की ओपनिंग हो जाएगी, उस पे रेट लगाओगे तो 2014 की डेप्रिसिएशन आएगी।
और हाँ 2013 की नेटबुक वैल्यू में से जब तुम 2014 की डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो जाके 2014 की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आएगी। और मैंने यही काम किया और मैंने पूरा लिख भी इसीलिए दिया कि लेट एक्स बी द नेटबुक वैल्यू स्टार्ट ऑफ 2014। और फिर उसके बाद मैंने लिखा कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2014 निकालने के लिए, जो कि एंडिंग में ऑब्वियसली निकलता है, मैंने पिछले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू पे जब 10% लगाया तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज आया, और इस साल के डेप्रिसिएशन चार्ज को जब पिछले साल की नेटबुक वैल्यू से माइनस कराया तो इस साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आई। और फिर इस साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू पे जब दोबारा से 10% लगाया तो अगला साल जो 2015 था उसका डेप्रिसिएशन चार्ज निकल के आया। और उसको जब मैंने 2014 की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू से माइनस कराया उस चार्ज को, तो मेरे पास जाके 2015 की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आई जो कि 40,500 के बराबर थी। सर, तो मैं कैलकुलेटर में एक ही नहीं लिख सकता कि एक्स टाइम्स 10%, हाँ, एक्स टाइम्स एक्स एक्स माइनस एक्स टाइम्स 10% इज इक्वल्स टू 40,500। एक्स टाइम्स 10% एक्स क्योंकि हाँ। माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट्स हाँ, में एक्स टाइम्स 10% इज इक्वल्स टू 40,500। एक्स इंटू एक्स माइनस 10% कह रहे हो आप? समझा नहीं मैं बात आपकी। सर, एक्स माइनस हाँ, और फिर ब्रैकेट्स में एक्स का 10% ठीक है, आगे। इज इक्वल्स टू 40,500। तो ये फिर एक्स गलत हो जाता, गलत हो जाता ना। एक्स क्या है? सबसे पहले एक्स डिफाइन करो ना, तुम्हारा एक्स क्या है? एक्स ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कौन से साल की? 2014। और ये 2014 की, ठीक है। और जो 40,500 वो कौन से साल की नेटबुक वैल्यू है? 2014 की एंडिंग। नहीं, यही तो बात है, तुम वहीं पे तो धोखा खा गए। मैंने तुम्हें बताया तो दिया कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज 2015 का एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो नेटबुक वैल्यू भी 40,500 है भी 2015 की। यही तो बात सबसे पहले हुई थी। अच्छा। तो अब तुम जो काम कर रहे हो वो तब होता, हाँ तो तब हो जाता अगर 2014 की ये नेटवर्क वैल्यू होती। लेकिन बात बसता ही सारा यहीं पे ना, ये सवाल कॉम्प्लेक्स ही इसी वजह से हुआ कि 2 साल की डेप्रिसिएशन थी, 1 साल की थी तो तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, ये कर लेते आंसर भी आ जाता। लेकिन अभी अगर करके बैठ जाता तो गलत होता। क्यों? क्योंकि नेटबुक वैल्यू 2015 की है, 14 की नहीं है। और 14 से रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो मुझे तो जो मैंने स्टेप किया है वही करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। मैंने ये लिखा है कैलकुलेटर पे 45,000 ही आ रहा है। कैसे? क्या 45,000 क्या आ रहा है? अभी आंसर हमारा 45,000 था एक्स का। नहीं, नहीं, 50,000। अच्छा, फोर्टी अच्छा। फाइव थाउजेंड का तो अगर तुम निकालो रेट तो फिर तो तुम्हारे पास जो है वो आंसर हाँ, उल्टा सीधा आएगा। सही है, सही, ठीक है, फिर से। निहाल, क्लियर है आपको ये भी पार्ट? फिर हम इसका आगे बढ़ाएं। जी। ठीक हो गया। अब हमसे वो कहता है, अब सारा जो मेजर काम था हमने कर लिया, अब वो कहता है हमसे प्रिपेयर द करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा ये पार्ट ए है सबसे पहले। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो ओरिजिनल प्रॉफिट उसने मेरे ख्याल से ऊपर हमें यहाँ पे दिया हुआ था, प्रॉफिट फॉर ईयर कितना? 53,400। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 53,400 जो है वो ओरिजिनल प्रॉफिट था। और फिर जो जैसे जैसे हमने एडजस्टमेंट किया, मैं तो आपको समझाते समझाते लिख भी दिया था कि भाई किस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है। एक दफा फिर से देख लेते हैं। इन्वेंट्री हमारी कम हो रही थी बिकॉज हमने रूल पढ़ा कि भाई इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी। हमारी इन्वेंट्री 1900 कॉस्ट पे रिकॉर्डेड थी जबकि उसकी एनआरवी 360 थी, तो हमने उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड किया तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 65,600 से कम होकर 64,060 हो गई थी। इसमें कितने का डिक्रीज आ रहा है? हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1540 से कम हो रही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिर आपने रिलेशनशिप पढ़ा, क्या रिलेशनशिप होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास मेंशन कर लीजिएगा। क्लोजिंग जो जहाँ पे इन्वेंट्री रूल लिखा है ना उसी के नीचे मेंशन कर लीजिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिर गई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1540 से कम हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल 1540 से बढ़ेगी, और प्रॉफिट 1540 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें डिडक्ट लिखा लिखूंगा क्या? 1540। इसमें नोटबुक में क्या लिखूं? डिक्रीज इन्वेंट्री रूल, जो ये पूरा जो है ना जो रिलेशनशिप है वो तो लिख चुके हैं। इस पूरे। हाँ, फिर उसके नीचे ये जो कॉस्ट ऑफ सेल और क्या कहते हैं, ये जो मैंने पूरा आपको बताया ना रिलेशनशिप को, ये कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। उसको फिर एक्सप्लेन भी कर देना कि भाई जब इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी, और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। सही। देन ये चलिए, पहली एडजस्ट। आपसे बात। क्या? हाँ हाँ, भेजूंगा। ये स्क्रीनशॉट ले। नहीं नहीं, मैं भेजूंगा, टेंशन ना लो। सही, सही। फिर आपके पास पार्ट टू के अंदर क्या मसला था भाई? इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं था, हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, उसकी वजह से ही प्रॉफिट क्या हो रहा है, बिकॉज हमें पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट 1440 से
कम हो गया था क्योंकि इंटरेस्ट 1440 का था, तो ये भी हमारे प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट्स को कम कर रहा था। अगर किसी को समझना है ना ये क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो मुझे रोक दिएगा। मैंने तो सब कुछ लिख दिया था इसीलिए क्योंकि मुझे पता था पार्ट ए है ही 10 मार्क का, उसने ऐसे ही नहीं दिया हुआ। तो तुम लोग सोच रहे हो इतनी लंबी हर वर्किंग जो है, स्पेशली वर्किंग 3 और वर्किंग 4 स्पेशली, ये तो वर्किंग 4 तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा बच्चे से नहीं हुई होगी और बच्चों का करने का शौक भी नहीं होता। एमसीक्यूज वगैरह में भी ऐसी वर्किंग आती है, बोलते हैं छोड़ें सर आगे बढ़ते हैं क्या करना करके। लेकिन ये मार्क्स गेनिंग है, ये मेरे ख्याल से अगर 10 मार्क है तो 4 मार्क तो मेरे ख्याल से इसने इसी चीज के रखे हुए होंगे, डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग के। देन डिक्रीज इन इन्वेंट्री के बाद इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिक्रीज इन इन्वेंट्री आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट थी उसके अंदर आपका इंश्योरेंस का जो 3 महीने का एक्सपेंस था जो कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर आ रहा था, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो खर्चा अकाउंटिंग ईयर के अंदर हो गया है भले अनपेड हो वो आपको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है। तो 12,000 का टोटल इंश्योरेंस का खर्चा था, जिसमें से 3 महीने जो कि 3,000 की वर्थ का खर्चा था वो इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर आ रहा था। तो हमने उसकी वजह से हमारे एक्सपेंस को डिक्रीज करते हुए दिखा दिया। सो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज इंश्योरेंस एक्सपेंस। और लास्ट जो खर्चा था उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो कि ओवर रिकॉर्डेड थी उसको मैंने ठीक किया। कितने से ओवर रिकॉर्डेड थी ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया था कि भाई 4,500 से आपकी डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड है। तो 4,500 से आपने डेप्रिसिएशन जो ओवर रिकॉर्डेड थी उसको जब आपने ठीक किया तो आपका एक्सपेंस कम हुआ जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे 4,500 से। और यहाँ पे आपके चारों एडजस्टमेंट्स हो गई। टोटल एडिशन 4,500 का हो रहा है जबकि टोटल डिडक्शन जो है वो ज्यादा की हो रही है। 3,000, 4,500, 4,500, 4,580, 4,980, 5,980। तो यानी कि डिडक्शन ज्यादा हो रही है। ओवरऑल कितने की ज्यादा डिडक्शन हो रही है, 1,480 की ओवरऑल डिडक्शन हो रही है। तो आप 53,400 माइनस 1,480 कराए तो बताए क्या आंसर आ रहा 52,920 शायद। है? तुमने दिमाग से किया है? जी। क्यों किया है? कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास, ये बता दो मुझे। मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए दिमाग से कर रहा होता हूँ, तुम्हारे पास तो है ना, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो भाई। 51,920। 51,920। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 10 मार्क के लिए। देन हमसे वो मांगता है प्रिपेयर द करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे 3 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम हमेशा नॉन करंट एसेट्स का होता है। पहला कॉलम, पहली जो बेसिकली हम चीज रिकॉर्ड करते हैं दैट इज नॉन करंट एसेट। हमारे पास 3 नॉन करंट एसेट थे जो ऊपर गिवन थे, लेकिन अब हमने सही वैल्यूज लिखनी है। पहले प्रेमिसेस गिवन था 254,000 का। सर मैं बस फर्क सिर्फ नॉन करंट एसेट में आएगा। नहीं नहीं, सब में आएगा बेटा, ये आप देखो ना, जिसमें जो जो एडजस्टमेंट के अंदर जो जो चीज इंपैक्ट हुई है उस चीज में फर्क आएगा। प्रेमिसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो प्रेमिसेस में फर्क नहीं आया। सिमिलरली आपकी जो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, वो भी 74,500 एज इट इज आ जाएगी। तो आपकी सर उसमें मैं फर्क था, मोटर व्हीकल में फर्क एक्स्ट्रा था। इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? क्या बेटा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं मतलब ऑफिस इक्विपमेंट? क्योंकि हमें पूरी उसने एसओएफपी बनाने का बोला है ना, उसने कहा प्रिपेयर द करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो जब उसने करेक्टेड का बोला है तो फिर पिछले उसने कहा था सिर्फ प्रॉफिट रेक्टिफाई कर दो, उसने पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं मांगी थी। यहाँ पे उसने कहा कि पूरी करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दो। तो इवन जो चीजें जिनकी एडजस्टमेंट्स की वजह से इम्पैक्ट नहीं आया लेकिन क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है तो मैं उनको शो करूंगा। देन मोटर व्हीकल जो कि गलत अमाउंट पर रिकॉर्डेड थी, 40,500 पर रिकॉर्डेड थी, हमने बोला इसके अंदर 4,500 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, उसको इंक्लूड कर दिया तो हमने लिख लिया था कि भाई 45,000 पे हम इस मोटर व्हीकल को रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों को टोटल करें, बताएं क्या टोटल आ रहा है नॉन करंट अच्छा, एसेट्स का। वही तीनों का कॉलम बनाना जरूरी है, तो उसने हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, तो फिर भी हम हाँ तीनों तो दो बनाएंगे। में भी दो में भी काम चल सकता है, दो में भी काम तो चल सकता है। वैसे इट्स रिकमेंडेड एसओएफपी आए तो 3 बना लो।
जी वह बताएं क्या टोटल आ रहा है। क्या टोटल आ रहा है नॉन करंट एसेट्स का। 373 3,73,300। 500। वो अच्छा 500 आ रहा है। 74,300 है, वो 500। 500 है। तो 500, 500। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास हमने निकाली थी भाई, फाइनल कितने की आ गई थी आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई थी हमारे पास 64,060। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद हमारे पास और क्या करंट एसेट था। ट्रेड रिसीवेबल थे जो कि मेरे ख्याल से इम्पैक्ट नहीं हुए थे। इट इज आ जाएंगे 14,800 पे। देन आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था जो कि मेरे ख्याल से एज इट इज आ जाएगा, वो भी इम्पैक्ट नहीं हुआ था 14,200 का। करंट एसेट्स का अगर आप टोटल करें तो बताएं क्या आ रहा है, इन तीनों को ऐड करके बताएं। 93,060 करंट एसेट्स। कल ये जो दोनों टोटल निकाले ना, ये एक नॉन करंट एसेट का टोटल, ये करंट एसेट का टोटल, इन दोनों को ऐड करो तो बताओ टोटल एसेट्स कितने आ रहे फोर हैं। 466,560। 466,560। 60। देन इक्विटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आ तो जाएगा। आपने अलग अलग कॉलम्स में क्यों रखे? बेटा ये फॉर्मेट है, ये एज इट इज फॉलो करना होता है। जो करंट एसेट है वो सेकंड में आता है, नॉन करंट थर्ड में आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट दैट्स हाउ इट शुड बी। देन इक्विटी साथ जो नहीं है, लिख सकते? नहीं साथ नहीं लिख सकते। इक्विटी जो है वो आपके पास ओपनिंग कितनी की थी। ओपनिंग कैपिटल आपके पास गिवन था 348,200 का। उसके बाद प्रॉफिट फॉर ईयर, लेकिन अब जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो डालो। तो नया प्रॉफिट फॉर ईयर है वो कितने का है, हमने जो निकाला है 51,920। और कोई ड्राइंग्स थी ऊपर गिवन। इसमें आप सिर्फ कॉस्ट लिख रहे हैं। कॉस्ट कॉस्ट का लिख रहा हूँ। मतलब लिख जैसे में वो नोट्स में लिखा है कॉस्ट डिप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। खुला ही ले ले हो यार, वो देखो वो जो है ना वो सिर्फ नॉन करंट एसेट के लिए यहाँ तक एप्लीकेबल होता है, फिर नीचे जो है वो सब मिक्स हो जाता है क्योंकि कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू वो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है और अच्छा, किसी और के उसमें एप्लीकेबल नहीं। नॉन करंट एसेट्स लेफ्ट कॉलम में लिखा है करंट एसेट से। हाँ ना, तो लेफ्ट इधर लिखा वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आप पहले कॉलम में कॉस्ट लिखते हो, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर नेट बुक वैल्यू, लेकिन अभी जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी गिवन ही नेट बुक वैल्यू पे, और हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता नहीं है। तो इस वजह से मैं पहले दो कॉलम्स की जगह बस सीधा नेट बुक वैल्यू को तीसरे कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि नेट बुक वैल्यू तीसरे कॉलम में ही आती है। दोनों को ऐड करके बताए जी, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट फॉर ईयर ऐड करके कितना आ रहा है। सर एक सेकंड, अगर मतलब फिक्स्ड कॉलम्स है या अभी कोई भी कॉलम में लिख दूं डिफरेंट डिफरेंट तो सही नहीं नहीं, फिक्स कॉलम्स है। अभी ये तुम्हारा जिस है? कॉलम में लिखा जा रहा है ना, तुमने इसी कॉलम्स के अंदर बाकी सारे सर लिखने। मगर नोट्स के अंदर जैसे एक कॉस्ट का जो कॉलम है उसके अंदर तीन अलग कॉलम या दो अलग कॉलम। ये क्या बात है यार, ये कॉस्ट का कॉलम ये रहा तो इसका ये बस कॉलम तो है उसके अंदर इसमें क्या। हाफ हुआ हुआ है। हाफ क्या हुआ है। मतलब लेफ्ट पे नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है और फिर राइट पे करंट एसेट्स की कॉस्ट। नहीं नहीं हाँ तो ये है ना भाई, इसमें सिर्फ समझ लो कि आपका नॉन करंट, ये जो ये वाला है ना ये सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज होता है, बाकी जो आपने सेकंड और थर्ड में ही रहना होता है। आसानी के लिए समझ लो कि थर्ड्स में टोटल आ रहे हैं। देखो थर्ड्स के अंदर टोटल लिख रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू सारी थर्ड पे, टोटल भी थर्ड पे। बाकी आप हम्म। देखो मैंने करंट एसेट्स के जो इंडिविजुअल फिगर है सेकंड पे, और थर्ड पे सही है। सिर्फ टोटल लिखा। इक्विटी के लिए भी यही कर रहा हूँ, इंडिविजुअल फिगर सेकंड पे और टोटल थर्ड पे लिखूंगा। क्या टोटल आ रहा है फर्स्ट पे इसका। कब आता है? फर्स्ट पे फर्स्ट कब पे आता सिर्फ जब यहाँ पे कॉस्ट गिवन हो नॉन करंट एसेट की।
और और एक और जब आपके पास ट्रेड रिसीवेबल और पीबीडी अगर हो ना, जैसे अकाउंट रिसीवेबल के साथ पीबीडी हो, तो फिर पहले ट्रेड रिसीवेबल यहाँ लिखूंगा, पीबीडी यहाँ लिखूंगा, और दोनों को माइनस करा के जो अमाउंट आएगी वो राइट पे लिखूंगा। बस इसके अलावा फर्स्ट कॉलम इस्तेमाल नहीं होता। जी बताएं, क्या ऐड करके क्या फिगर आ रही है? 51,920 4,01,20 120। बैंक लोन हमारे पास कितने का? 24,000 का। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज है, तो वो डायरेक्टली मैंने थर्ड कॉलम में लिख दी, क्योंकि इसका टोटल और सिंगल बराबर है। और फिर हमारे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटी। सर आपने एक रो ऊपर नहीं लिख दिया प्रॉफिट? अच्छा वो प्रॉफिट फॉर ईयर है। वो उसका टोटल, हाँ मतलब टोटल बराबर में जब राइट पे आ रहा है तो उसका मतलब वो टोटल लिखा है। प्रॉफिट फॉर ईयर तो ये आ गया ना 51,920, राइट पे जो हाँ लिखा तो है वो ऊपर दोनों क्यों का लिखा टोटल है। आपने? ओ मेरी मर्जी कंफ्यूजन। यार, इतना इतना को फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिख अच्छा दे। मैं इसको भी अगर यहाँ लिख देता ना 93,060 को, तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम बात होती। ये तो पता है ना मुझे कि थर्ड कॉलम पे टोटल ही जाएगा। मार्किंग स्कीम में भी बल्कि आप देखोगे तो बराबर बराबर देखोगे, नीचे नहीं देखोगे। अच्छा। ये फर्क, इतना इतना फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट दैट ख्याल इस चीज का रखना चाहिए कि राइट पे, लेफ्ट राइट मोस्ट कॉलम पे जो है टोटल्स आ रहे हो, इंडिविजुअल सेकंड पे आ रहे हो, इतना आपने ख्याल रखना है। करंट लायबिलिटी के अंदर अब हमारे पास क्या था? अकाउंट्स पेबल थे, ट्रेड पेबल्स थे। कितने के थे ट्रेड पेबल्स हमारे पास? 38,000 के थे। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अनपेड बैलेंसेस भी थे, जिनको मैं अदर पेबल्स कहूंगा। याद है ना कि भाई ट्रेड पेबल से वो बंदा जिसको क्रेडिट पे गुड्स बेचो, उसके अलावा किसी भी बंदे को पैसे देने तो वो अदर पेबल। तो इंश्योरेंस के 3,000 भी हमने खर्च कर लिए, नहीं दिए, वो भी अदर पेबल है। इसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट का लोन के ऊपर इंटरेस्ट था 1440 का, वो भी आपने उसकी सर्विस फैसिलिटी यूटिलाइज कर ली, पैसे नहीं दिए। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना बन रहा है? 4,440। तो ये इधर आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा? 4,440 प्लस 38,000, बताइए 8,240। कितना? 8,240। नहीं नहीं, 38,000 प्लस 4,440 है, तो ये तो अच्छा 42,440 बन रहा है। 82,440 42 कुछ। बेटा, 42। अ, हाँ 42,000। क्या फायदा तुम्हारे पास कैलकुलेटर होने का, ये बता दो मुझे। फायदा बताओ तो मेरे पास, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होने का क्या है? करो, ऐड करो इसको। अब क्या करना है लास्ट स्टेप के अंदर? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो आपके पास इक्विटी था 4,120, जो आपका बैंक लोन था 24,000, और जो आपके पास करंट लायबिलिटी का टोटल था, इन तीनों को ऐड करें और बताएं क्या आ रहा है। करंट लायबिलिटी का टोटल का है। अच्छा बिल्कुल, इक्विटी, 42,000। इक्विटी का टोटल 4,120, प्लस करंट लाइब नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल 24,000, प्लस करंट लाइबिलिटी का टोटल 42,440। इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बताएं कितना आ रहा है। इक्विटी मतलब प्रॉफिट फॉर ईयर। अरे अच्छा नहीं, यार टोटल लिखा हुआ है टोटल आशीष। इक्विटी। अच्छा अच्छा। 466,560। 466,560। तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जो टोटल एसेट्स के बराबर आ रहा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी की फिगर देखो। अगर आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी कि इफ योर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी का जो आपने टोटल निकाला, इक्विटी का टोटल लिया और फिर लाइबिलिटीज का टोटल लिया, और ये किसके बराबर आ रहा है? ये एसेट्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने सारा काम सही कर लिया। सो द बैलेंस ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी शुड बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने कहीं ना कोई जब मसला कम आते तो कर मैं दिया। चेक करता कि कहाँ पे कम। नहीं, कम आते तो तुम पेपर के अंदर आगे बढ़ जाओगे। कम आ गया तो अब तो जो है ना, तुम ठीक नहीं कर सकते पेपर के दौरान, एटलीस्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस सवाल कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम पीछे तो जाते देखते कि यार क्या मेरे से गलती हुई है, दोबारा पूरा सवाल भी करते, सब कुछ करते, और बैलेंस ठीक करके मुझे देते। लेकिन अगर पेपर के अंदर बैठे हो तो बस गलत आ गया तो आ गया, खैर हो सर गई, मैं कोई आगे किसी बढ़ एक की जाते हैं। फेक डाल के फिर उसको बराबर नहीं कर नहीं, दूंगा गलत। होशियारी बिल्कुल नहीं। होशियारी ला मुझे पसंद है ना, तुम्हारे एग्जामिनर को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। बस जो हार है वो लिखो, खत्म हो गई बात। गलती हो गई, खत्म हो गई। अपनी तरफ से क्यों किसी का बैलेंस बढ़ाना? वो पता चला, और लेट्स से अगर तुमने तो मेरे ट्रेड पेबल का सर बैलेंस बढ़ा दिया, पता चला ट्रेड पेबल का सही बैलेंस तुम्हारा आ रहा था, वो लिखने पे जो मार्क मिल रहा था वो भी गया,
तो हाँ बैलेंसिंग के मार्क्स वैसे अपने लिए होते हैं। मैं बता दूं, ये जो मैंने एंड में फिगर लिखी है ना, ये इसके अपना कोई मार्क नहीं है। ये तो जो इंडिविजुअल फिगर्स लिखी है उसको टोटल करके आए है ना, तो उसको सेव कराने का कोई मार्क नहीं होता। इंडिविजुअल वैल्यूज अगर सही है, इंडिविजुअल वैल्यू का मार्क है, वो सही होगी तो ऑटोमेटिकली टोटल भी सही आएगा, वो गलत होगी तो टोटल भी गलत आएगा। सर मतलब और टोटल मार्क इक्विटी को मार्क्स नहीं देगा ये टोटल नहीं एसेट्स। नहीं क्यों देगा, क्यों भाई, तुमने इसको तीनों निकाल ली, इस सब पे मार्क्स थे, इस पे मार्क है, इस पे मार्क है, इस पे मार्क है, इस पे हाँ। मार्क है, इस पे क्यों मार्क रखेगा, टोटल करने पे क्यों मार्क्स देता रहे, ऐसा थोड़ी है। हम्म, तो ये आपकी एसओएफपी बन गई। एसओएफपी के बाद एक थ्योरी का सवाल है, नेम 5 एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टेट देयर इंटरेस्ट इन दी इंफॉर्मेशन। और ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे करके जो है पूरा सवाल आप दोबारा करोगे, उसके अंदर फिर या फिर देखोगे कि कौन से तो सिर्फ स्टेक एक होल्डर्स होता है है और क्या स्टेक क्या होल्डर्स। अच्छा। है। स्टेक होल्डर्स बेसिक डेफिनेशन जब अकाउंटिंग की पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ना, ऑल दोस पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस, हाँ जिसमें गवर्नमेंट थी, इन्वेस्टर्स कस्टमर। इन्वेस्टर था, कस्टमर था, सप्लायर था। ठीक है, तो चार तो पहले ही बता दिए, एक कोई और देख लेना। मगर गवर्नमेंट सबका इंटरेस्ट होगा इसमें। सबका होगा, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, इन्वेस्टर को डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्या कहते हैं, सप्लायर को ये पता करना है कि उसकी पेमेंट है कि नहीं, हाँ फिर एम्प्लॉयज को ये पता करना है भाई सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कस्टमर को ये पता करना है कि नया प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा। पांचों के नाम मैंने बता दिया, पांचों के मैंने इंटरेस्ट भी बता दिया, बस अब इसको डिविडेंड क्या लिख होता लेना। डिविडेंड प्रॉफिट्स का हिस्सा, वो आगे पढ़ेंगे, अब फिलहाल प्रॉफिट्स लिख लेना, इन्वेस्टर को रिटर्न लिख लेना।